हाय स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट विथ एसके वर्मा में। और आज हम आप लोगों को बता रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से अम्ल, क्षार और लवण। जो लोग भी इसका क्लास जो है नहीं कर पाए हैं वो जो है आप वीडियो पे जो है इस वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं आसानी से। जूम ऐप पे नहीं कर पाए हैं उन लोग। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले अम्ल, क्षार और लवण में से सबसे पहले अम्ल के बारे में। तो देखिए इतना सारा जो पदार्थ है यहाँ पे, जो भोजन है वह सभी भोजन का कोई ना कोई स्वाद जो है ज़रूर होगा, है ना। कोई का स्वाद जो है खट्टा होगा, कोई के मीठा होगा या कोई के नमकीन भी हो सकता है ना। अब चलिए कौन सा स्वाद किस टाइप्स के होगा तो कौन से पदार्थ कहलाएगा यहाँ पे समझते हैं। कहता है भोजन में खट्टेपन का स्वाद उसमें अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है। कोई भी भोजन अगर मान लेते हैं खट्टा लग रहा है तो समझ जाइए कि उसमें क्या उपस्थित है, अम्ल उपस्थित है ना, यानी एसिड उपस्थित है। जबकि भोजन का नमकीन स्वाद जो होता है उसमें उपस्थित लवण के कारण होता है, मतलब साल्ट के कारण होता है। चाहे कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स हो, उसका जो स्वाद होता है बीटर होता है, मतलब कड़वा होता है। और यह कड़वा स्वाद वह क्षार की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है। उसके बाद यदि हम देखें तो अब बात करते हैं कोई भी भोजन का तरह तरह का स्वाद हो सकता है, उसमें अम्ल, क्षार या लवण की उपस्थिति के कारण ही ऐसा होता है, तरह तरह का स्वाद। जैसे इसमें हम देख रहे हैं यहाँ इतना सारा भोजन है, किसी का स्वाद जो है खट्टा होगा इसका मतलब उसमें अम्ल है, कड़वा लगेगा इसका मतलब क्षार है, और नमकीन लगेगा इसका मतलब लवण है। तो अब हम आगे बात करते हैं अम्ल की। अम्ल है क्या? तो याद रखेंगे कि अम्ल वे रासायनिक पदार्थ हैं जिन्हें उनके खट्टे स्वाद के कारण पहचाना जाता है, उसे अम्ल कहते हैं। यानी कि कह सकते हैं अम्ल वे पदार्थ हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है, उसे हम क्या बोलेंगे? अम्ल कहेंगे, है ना। जैसे ये सभी चीज़ों को जब आप खाएंगे, टमाटर हो या नींबू हो या कोई भी कच्चे चीज़, अगर फल हो, उसका स्वाद अगर खट्टा लग रहा है तो वह क्या है? अम्ल है। ठीक है। आगे देखते हैं। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पे अगर नींबू की बात करते हैं, दही, इमली, कच्चे फल आदि सब जो है, जो सामान्य प्रकार के जो भोजन है उन सभी का जो स्वाद होता है खट्टा होता है। इसका भी स्वाद देखें खट्टा, नींबू का भी स्वाद खट्टा, इमली का भी स्वाद खट्टा, ये जो है खट्टा दूध है यानी कि दही के रूप में, तो ये भी कैसा लगता है? खट्टा, है ना। तो अब देखते हैं आगे कि अम्ल जो है ना, इसको हम दूसरे तरह से भी जान सकते हैं कि अम्ल यह एक यौगिक है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। कोई भी अम्ल की अगर बात करें, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है HCl ही, तो HCl देखिए यह टूट जाता है जल में डालने पर, कोची में हाइड्रोजन आयन और यहाँ पे क्लोरीन के रूप में यहाँ पे टूट जाता है, तो इसीलिए यह यौगिक कहलाता है ना। तो इस प्रकार के हम देखें कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है यानी HCl वह जलीय विलयनों में आयनित हो जाता है, मतलब आयन के रूप में वह टूट जाता है, H+ और Cl- के रूप में टूटता है। ओके। अब आगे हम लोग समझते हैं कि अम्ल का जलीय विलयन जो होता है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अगर बात यहाँ पे देखिए, अगर अम्ल कहे तो यहाँ पे देखिए ये जो हाथ से पकड़कर नीला जो है लिटमस पत्र है, जैसे ही इस द्रव में डाला तो इसका रंग कैसा हो गया? लाल हो गया। तो ये अम्ल का ऐसा गुण है कि अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। आप याद रखेंगे अनील एक ट्रिक है। अनील, अ मतलब अम्ल, नी मतलब नीला, ल मतलब लाल, यानी अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देगा। ओके। यहाँ पे जो है थोड़ा सा रंग ले लेते हैं दूसरा। अब देखिए अम्ल का जो pH मान होता है वह 7 से कम होता है। कोई भी अम्ल हो उसका pH मान आप देखेंगे तो 7 से कम ही होता है।
नेक्स्ट की अगर बात करें कि मानव आंत्र में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अगर अधिकता से जो होने वाली बीमारी है उसको अम्लता कहते हैं या उसी को एसिडिटी कहते हैं। जैसे ये व्यक्ति को देखिए, इसके अमाशय में क्या है, अम्ल है ना, और अमाशय में अम्ल भोजन का पाचन करता है, और यही अम्ल की अगर अधिकता हो जाता है जिसके कारण अमाशय से जो अम्ल है वह आंत में चला जाता है, और आंत में जैसे जाएगा तो पेट में पूरा जलन महसूस होता है और उसको हम लोग बोलते हैं अम्लता यानी एसिडिटी कहते हैं। ओके, आगे समझते हैं अम्ल के प्रकार। स्रोत के आधार पर अम्ल के दो भागों में बांटा गया है, एक प्राकृतिक अम्ल यानी नेचुरल एसिड कहते हैं और एक खनिज अम्ल यानी कि मिनरल एसिड कहलाता है। अब चलिए हम देखते हैं ये दोनों प्राकृतिक अम्ल और खनिज अम्ल क्या है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, प्राकृतिक अम्ल क्या होता है, मतलब वह अम्ल जिन्हें प्राकृतिक स्रोत जैसे पौधा यानी प्लांट्स या जानवर आदि से प्राप्त किया जाता है उसे प्राकृतिक अम्ल कहते हैं। यानी कि जो अम्ल कोई पेड़ पौधा से प्राप्त हो चाहे तो जानवर से प्राप्त हो, तो उस प्रकार के जो अम्ल होते हैं वह प्राकृतिक अम्ल कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे बात करते हैं सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, ये सभी प्राकृतिक अम्लों का उदाहरण है। यानी कोई टमाटर से प्राप्त होगा, कोई जो है सेव से प्राप्त होगा, तो कोई नींबू से, तो कोई दही से, कोई ये से संतरा से, ये सभी चीज़ों से प्राप्त होता है। अब देखिए ये कुछ प्राकृतिक अम्ल है, इसको जो है आप याद रखेंगे हमेशा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर कहा जाए कि सिरका में कौन सा अम्ल होता है तो एसिटिक अम्ल होता है, संतरा में कौन सा अम्ल होता है तो साइट्रिक अम्ल चाहे सिट्रिक अम्ल उसको कहते हैं। इमली में अगर कहा जाए तो टार्ट्रिक अम्ल यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है। और इसी प्रकार से टमाटर में यदि देखें तो ऑक्जेलिक अम्ल होता है, और नींबू में देखें तो सिट्रिक अम्ल, यानी कि संतरा कहे या नींबू कहे उसमें सिट्रिक अम्ल ही होगा, और दही और खट्टा दूध ये सब में लैक्टिक अम्ल। और चींटी के डंक का नाम जो है आप सुने होंगे, तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है तो मेथेनोइक अम्ल होता है। और एक होता है इसी प्रकार से नेटल का डंक, क्या होता है नेटल का डंक, और ये नेटल का डंक जो होता है इसमें भी मेथेनोइक अम्ल ही होता है। और इसके में नेटल का डंक जो है अगर किसी जंगल में आप जाएंगे तो वहाँ पे रोआ जैसा जो है पत्ती पे जो है उसको रहेगा, जब जैसे इस पत्ती को छुएंगे तो उसमें जो है बहुत सारा विष रहता है, उस विष जो है शरीर के त्वचा पे आ जाता है और जलन होने लगता है। तो इसके उपचार के लिए वहीं पे एगो डॉक नाम के पौधा होता है जिसके पत्ती को लगड़ने से उसका लहर जो है जलन कम हो जाता है। तो याद रखेंगे नेटल का डंक मेथेनोइक अम्ल होता है, डॉक के पत्ती से उसका उपचार किया जाता है। अब देखिए खनिज अम्ल यानी मिनरल एसिड, तथा किसी एक या एक से अधिक अकार्बनिक यौगिकों से उत्पादित अम्लों को खनिज अम्ल कहते हैं। यानी कि कोई भी एक या एक से अधिक अकार्बनिक अगर है, ठीक है, अकार्बनिक मतलब जिसमें कार्बन की मात्रा न हो, अकार्बनिक यौगिकों से उत्पादित अम्लों को खनिज अम्ल कहते हैं, है ना। जैसे ये रासायनिक पदार्थ से बनाए जाते हैं। अगर हम बात करें खनिज अम्ल को, अकार्बनिक होते हैं, इस प्रकार के वो बंधन में बंधे होते हैं यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। तो हम खनिज अम्ल को अकार्बनिक अम्ल भी कहेंगे, तो यहाँ से आप लोग ध्यान देंगे। अगला जो है खनिज अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं, फिर सल्फ्यूरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल खनिज अम्लों के कुछ सामान्य उदाहरण हैं। जैसे बाज़ार में ये जो है आप लोग को आसानी से जो है मिल जाएगा, ठीक है। जब आप जाएंगे और इस प्रकार से जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, यहाँ पे देख रहे हैं नाइट्रिक अम्ल, और यहाँ पे देख रहे हैं जो बैटरी के अंदर होता है वही क्या है सल्फ्यूरिक अम्ल, और सभी का फार्मूला भी दिया हुआ है यहाँ पे। अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करें तो उसका जो फार्मूला होगा, रासायनिक सूत्र होगा, वह क्या होगा HCl होगा। अगर नाइट्रिक एसिड की बात करें जाए तो HNO3 होगा, और सल्फ्यूरिक एसिड की बात किया जाए तो H2SO4 होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं खनिज अम्ल। यह जो है खनिज अम्ल को प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है, और इसीलिए जो है इसे मानव निर्मित यानी मैन मेड या कृत्रिम अम्ल, सिंथेटिक एसिड या अकार्बनिक
इनऑर्गेनिक भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के हम लोग अम्ल जो है देखें। अब समझिए, अम्ल जो है शक्ति के अनुसार दो तरह से हो सकते हैं, एक तो प्रबल अम्ल हो सकते हैं और नहीं तो दुर्बल हो सकते हैं। मतलब एक स्ट्रांग हो सकते हैं, नहीं तो एक वीक हो सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर प्रबल अम्ल कैसा होता है और स्ट्रांग अम्ल कैसा होता है। देखिए, ये जो प्रबल है तो ये पूरा जो है खड़ा है, लेकिन वीक है मतलब ये बैठा हुआ है ना। अब इसके बारे में जो है हम आगे देखते हैं। तो प्रबल अम्ल कहता है कि वे अम्ल जो जल में पूर्णतः है हाइड्रोजन आयन में विघटित हो जाए। मतलब वैसा अम्ल जिसको हम अगर जल में डालते हैं और जल में जैसे ही डालेंगे तो वह हाइड्रोजन आयन के रूप में विघटित हो जाएगा। जैसे देखिए, यहाँ पे HCl को हम डालें, HCl को जैसे ही डालें तो ये हाइड्रोजन आयन के रूप में टूट गया है, यानी पूरी तरह विघटित हो गया है, तो उसी को हम प्रबल अम्ल कहेंगे। यानी कि वैसा अम्ल जिसे हम जल में डालने पर वह पूर्णतः हाइड्रोजन आयन में विघटित हो जाता है, उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। उदाहरण के लिए HCl, HNO3, H2SO4 यह सभी के सभी प्रबल अम्ल के उदाहरण हैं। अब देखिए, सभी मिनरल एसिड केवल कार्बोनिक एसिड को छोड़कर स्ट्रॉन्ग एसिड ही होती है। मतलब जितना भी मिनरल एसिड है खाली कार्बोनिक एसिड को छोड़कर, मतलब जिकरा में कार्बन लगा रहे है ना, उसको छोड़कर जितने भी होते हैं सभी के सभी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ठीक है, अब समझिए दुर्बल अम्ल के बारे में। वीक एसिड कहता है वैसा अम्ल जिसको हम जल में डालते हैं तो अंशतः जो है यह हाइड्रोजन आयन के रूप में विघटित होता है। जैसे यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं HC2H3O2, अगर इसको जो है हम क्या कर रहे हैं, जल में डाल रहे हैं, देखिए हाइड्रोजन आयन के रूप में अंशतः विघटित हो जा रहा है, कुछ जो है इसमें बचा ही है ना। तो अंशतः अगर विघटित होगा, वियोजित होगा, उसको हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे इस प्रकार के जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, वह सभी के सभी दुर्बल अम्ल होते हैं। जैसे देखिए, सभी ऑर्गेनिक अर्थात प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त एसिड वीक एसिड कहलाते हैं। अब देखते हैं अम्ल में विलयता के आधार पर अम्ल को दो प्रकार होते हैं। एक होता है सांद्र अम्ल यानी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, और एक होता है तनु अम्ल यानी कि डाइल्यूट एसिड। समझते हैं अब ये दोनों है क्या। कहता है अगर जलीय घोल जिसमें अम्ल के घटक का आयतन सर्वाधिक हो तथा अम्ल नहीं घुल सके उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। मतलब ये क्या कह रहा है कि अगर हम जल में अम्ल की मात्रा अगर ज़्यादा कर दें, जल से ज़्यादा कर दें, तो उसी को हम सांद्र अम्ल बोलते हैं, मतलब गाढ़ा अम्ल बोलते हैं। सांद्र मतलब क्या, गाढ़ा, तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड उसको बोलेंगे। जैसे देखिए, इसमें जो है पानी से ज़्यादा जो है यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में अम्ल ही डाल दिया जाता है तो वो सांद्र अम्ल कहलाता है। अब समझते हैं तनु अम्ल। कहता है कि जिसका जलीय घोल अम्ल के घटक का आयतन सर्वाधिक नहीं हो, मतलब अम्ल कम हो तथा अम्ल घुल सके, उसे तनु अम्ल कहते हैं। जैसे इसमें देखिए गोल गोल जो दिखाई दे रहा है वह अम्ल का संकेत दिया गया है, तो इसमें अम्ल क्या है, कम है, लेकिन इसमें जल जो है ज़्यादा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तनु अम्ल बोलेंगे, यानी पतला अम्ल बोलेंगे। जैसे इसमें देख रहे थे कि बहुत जो है ज़्यादा जो है इसमें अम्ल ही है, अम्ल का जो सांद्र अम्ल का जो आयतन है वह सर्वाधिक है। ठीक है, तो उसे हम सांद्र अम्ल कहेंगे और इसको बोलेंगे तनु अम्ल बोलेंगे। अब आगे समझते हैं अम्लों के गुण। कहता अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। अम्ल किसी धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा धीरे से समझेंगे। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस देता है। जैसे अगर Na है और इस Na के साथ HCl की अभिक्रिया हुआ तो क्या बनाएगा, NaCl और हाइड्रोजन गैस जो है यह बाहर कर देगा, इस प्रकार के बनाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखें दूसरा नंबर पॉइंट कि अम्ल जो होता है ना, अम्ल किसी धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया जब करता है, धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। और फिर अम्ल का धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनता है। और ऐसे भी आप याद रखेंगे कि जो धातु के ऑक्साइड जो होते हैं यानी धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वह जो होते हैं ना, यह क्षार जैसा होते हैं। क्या होते हैं,
क्षार जैसा, और अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल ही बनाता है। आगे जो है आप लोगों को बताएंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया, उसमें ऐसा ही होता है। तो इसीलिए आप याद यहाँ पे रखेंगे कि जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वह कैसा प्रकृति का होते हैं, क्षारीय प्रकृति का होते हैं। लेकिन जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं, अधातु के ऑक्साइड जो है अम्लीय प्रकृति के होता है। ओके, आगे हम लोग समझते हैं। कहता है अम्लों के जल में विलयन विद्युत का चालन करते हैं। मतलब अम्ल का जलीय विलयन जो है विद्युत का चालन करता है, क्योंकि अम्ल को जल में डालने पर हाइड्रोजन आयन का निर्माण करते हैं, इसीलिए इसका जो है विद्युत का चालन करते हैं। अगला देखते हैं अम्लों के उपयोग। जैसे पहला उपयोग है खाना के काम में करते हैं, जैसे खट्टे दूध के रूप में, सिरका अचार के रूप में, सोडा वाटर के रूप में, अंगूर के रूप में, ये सब नींबू नारंगी के रूप में हम खाने के रूप में प्रयोग करते हैं। फिर खाना पचाने में HCl अम्ल का उपयोग होता है ना। यानी कि अगर खाना जो है अमाशय में है तो उसमें जो है अम्ल का निर्माण होता है, जिसके कारण जो है खाना आसानी से पचता है। अब है अम्लों के उपयोग। पहला जो है कहता है कि नाइट्रिक अम्ल का उपयोग सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है। लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने से पहले लोहे को साफ करने में H2SO4 और HNO3 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे याद रखेंगे, लोहे के जस्ते की परत चढ़ाने से पहले लोहे को साफ करने में H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और ये नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग जो है चांदी और सोना का शुद्धिकरण में भी किया जाता है। फिर कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, जो टमाटर में पाया जाता है वो वाला। ठीक है, अब आगे देखते हैं अम्लराज। अम्लराज क्या होता है, तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण ही अम्लराज कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ से याद रखेंगे कि अम्लराज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल मतलब गाढ़ा नाइट्रिक अम्ल और गाढ़ा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी का जो ताज़ा मिश्रण होता है वही अम्लराज होता है, और इन्हें प्रायः 1:3 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। मतलब देखिए HNO3 जो होता है 1 होता है और HCl कितना होता है, 3 होता है। इस रेशियो में दोनों होता है। ठीक है, मतलब HNO3 अगर 100 मिलीलीटर मिलाएंगे तो HCl कितना मिलाना होगा, 300 मिलीलीटर मिलाना होगा। ठीक है, तो इस रेशियो में रहता है, तो आप इसको जो है ध्यान में रखेंगे। और इसका उपयोग जो है ना, अगर किस चीज़ में करते हैं तो सोना अगर चांदी को गलाना है तो उस गलाने में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। जैसा देखिए, इसे अम्लराज या एक्वारेजिया के नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि अम्लराज मतलब अम्लों का राजा जैसा नाम दिया गया है, क्योंकि वह स्वर्ण और प्लेटिनम आदि नोबेल धातुओं को गलाने की क्षमता रखता है, इसीलिए जो है इसको अम्लराज कहा गया है। ठीक है, तो अम्लराज ऐसे जानेंगे। और ऐसे अम्लों का राजा जो है H2SO4 को बोला जाता है। H2SO4 को क्या बोला जाता है, अम्लों का राजा। अम्लराज जो है हम इसको बोलेंगे HNO3 और प्लस HCl के ताज़ा मिश्रण के। आगे देखते हैं क्षारक क्या होता है। कहता है कि वह पदार्थ जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित हो जो जल में घोले जाने पर हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न करता हो, चाहे हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करता हो, क्षारक कहलाता है। जैसे OH समूह युक्त पदार्थ NaOH मतलब जिसके लास्ट में OH लगा होगा वह क्षार ही होगा। KOH जल में घोले जाने पर पूरी तरह वियोजित होकर वह हाइड्रोक्साइड आयन में बदल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये बात याद रखेंगे। क्षार क्या होते हैं, बेस क्षारक और क्षार अलग होते हैं। वे क्षारक ये एक प्रकार के क्षारक हैं जो जल में विलेय हैं, मतलब एक ठोस पदार्थ होते हैं लेकिन इसको जल में डालेंगे तो यह आसानी से घुल जाता है। जिनके अणुओं में हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं क्षार कहलाते हैं। जैसे इसको जल में डाले तो देखिए OH- पूरी तरह से जो है यह विघटित हुआ है ना, तो इसको हम बोलेंगे क्षार बोलेंगे। अगला देखते हैं क्षार। सभी क्षार क्षारक होते हैं लेकिन तो सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। जितने भी क्षार हैं वो सब क्षारक हो सकते हैं लेकिन क्षारक जो है क्षार नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्षार जो होता है यह नीला लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अम्ल को हम देखे थे कि अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, लेकिन ये क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो यहाँ से बात याद रखेंगे। जैसे यहाँ पे देख लीजिए ये लाल जो है यहाँ डाल रहा है और ये अंदर जाने पर जो है ब्लू कलर का हो जा रहा है, तो इसको आप याद रखेंगे। और ये स्वाद में कड़वे होते हैं और इसका pH मान 7 से अधिक होता है।
तो ये बात को जो है आप लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद हम लोग समझते हैं कि लाल, ये तो हम लोग समझ लिए। अब उदाहरण के लिए देखें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब KOH इस प्रकार के आपको होगा, और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ऐसा होगा, ठीक है। यह मतलब मिश्री टाइप के होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। आगे देखते हैं, क्षार जो है प्रबल या दुर्बल हो सकते हैं। जिस प्रकार से अम्ल जो है प्रबल था, प्रबल का मतलब क्या, एकदम पूरा जो है इस प्रकार से रहेगा हंसते खेलते, लेकिन दुर्बल रहेगा इस प्रकार से एकदम बंधु जैसा खड़ा रहेगा। अब देखिए, प्रबल क्षार क्या होता है, मतलब वैसा क्षार जो जल में घुलने पर पूर्णतः हाइड्रोक्साइड आयन में विघटित हो जाता है ना, पूर्णतः हाइड्रोक्साइड आयन में विघटित हो जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे प्रबल क्षार बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, सभी के सभी क्या है, प्रबल क्षार हैं। आगे देखते हैं दुर्बल क्षार, कहता है वे क्षार जो जल में घोले जाने पर OH- तथा धन आयनों में आंशिक रूप से वियोजित होता है। मतलब वैसा क्षार जो जल में घोले जाने पर वह अंशतः हाइड्रोक्साइड आयन में विघटित होता है, तो उसको बोला जाता है दुर्बल क्षार। जैसे NH4OH, CaOH के होल 2, AlOH के होल 3, और फिर इसी प्रकार बात करें MgOH के होल 2, MgOH के होल 2, ये सभी के सभी क्या होते हैं, दुर्बल क्षार कहलाते हैं। उसके बाद देखते हैं क्षारों के गुण। तो क्षार का जलीय विलयन, पिघले हुए क्षार विद्युत के सुचालक होते हैं। मतलब अम्ल का जो क्षार का जलीय विलयन होते हैं विद्युत का सुचालक होते हैं। क्षार फेनोल्फथीन को गुलाबी बना देता है, लेकिन फेनोल्फथीन जैसा ही एक होता है सूचक पदार्थ मेथिल ऑरेंज, और उसको जो है वह पीला बना देता है। तो याद रखेंगे कि क्षार जो है फेनोल्फथीन को गुलाबी कर देगा, लेकिन मेथिल ऑरेंज को पीला बना देता है। तेल एवं वसाओं से साबुन एवं ग्लिसरीन, जो ठाकुर भी जाएंगे तो जो दाढ़ी बनाने के लिए जो लगाता है फेन जैसा, वही क्या है, ग्लिसरीन, वो बनाने के काम आते हैं। क्षार में जल मिलाने से इनकी सांद्रता कम होती जाती है, ठीक है। तो इसको जो है हम लोग याद रखेंगे। उसके बाद क्षार के उपयोग देखें, तो एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, इसका उपयोग देखेंगे घरों में चूना पोतने में, गारा एवं प्लास्टर बनाने में, फिर है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, जल को मृदु यानी मीठा बनाने में, चमड़ा के ऊपर का बाल को साफ करने में भी जो है इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और साथ साथ यहाँ पे देखें अम्ल के जलन पर मरहम पट्टी करने में भी हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। अब आगे देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग NaOH का, यानी जिसको कास्टिक सोडा कहा जाता है, तो इसका उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है। फिर पेट्रोलियम को साफ करने के लिए, है ना, जैसे कोयला, जितने भी प्रकार का ईंधन है, डीजल, केरोसिन तेल, ये सभी को साफ करने में सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कास्टिक सोडा का प्रयोग किया जाता है। दावा बनाने में भी किया जाता है इस टाइप के दावा, और कपड़ा एवं कागज बनाने में और कारखानों को साफ करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए क्षारों के उपयोग, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है, और इसकी पेट की अम्लीयता को दूर करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे इस प्रकार के देख रहे हैं पेट में पूरा अम्लीयता है जिसके कारण जलन हो रहा है, तो इस पाउडर को घोल कर अगर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अगर लेंगे, ग्रहण करेंगे, तो वह जो है अम्लीयता दूर हो जाता है। अब देखते हैं कि किसी अम्ल और एवं क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त ठोस को लवण कहते हैं। माने कोई भी अम्ल और क्षार आपस में मिलाते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया जब होता है तो उसे जो ठोस प्राप्त होता है वही क्या कहलाता है, लवण कहलाता है, ठीक है। जैसे NaCl और NH4Cl, FeSO4 आदि क्या है, लवण है। अब आगे देखते हैं अब उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। तो अम्ल और क्षारकों की विशेषता समाप्त करने वाली उनके रासायनिक मिलन की इस क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। मतलब वैसा अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार आपस में मिलके लवण और जल बनाता है। जैसे देखिए एसिड और बेस मिला है तो साल्ट और वाटर बन गया है, यानी HCl और NaOH तो NaCl और H2O बन गया। इस प्रकार के जो अभिक्रिया होती है उसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। अब देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया में सदैव लवण और जल ही बनता है ना। जैसे देखिए इधर से एसिड डाल रहे हैं, इधर से बेस डाल रहे हैं, तो साल्ट और वाटर बन रहा है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। अब लवण के गुण, तो लवण जो है हमेशा उदासीन होते हैं, है ना, और इसीलिए उसका pH मान 7 होता है। कोई भी लवण हो उसका pH मान 7 ही होगा। जैसे आशुत जल है, यानी शुद्ध जल का भी pH मान 7 के बराबर ही होगा।
फिर लवण का स्वाद नमकीन होता है और लवण विद्युत अपघट होता है, मतलब जो डेनियल सेल ये सब बनाया जाता है उसमें विद्युत अपघट के रूप में जो प्रयोग किया जाता है द्रव, उसमें लवण ही होता है। और लवण पानी में घुलनशील होता है। जैसे नमक की अगर बात करें NaCl, तो यह पानी में तो ऐसे डायरेक्ट नहीं घुलता है, लेकिन इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 मिलाया होता है, ठीक है, जिसके कारण वह पानी में आसानी से घुल जाता है। और इसीलिए हम यहाँ याद रखेंगे कि लवण जो होते हैं यह पानी में घुलनशील होते हैं। अगला देखिए, साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड, इसका उपयोग जो है खाने के रूप में एवं अचार के परिरक्षण में किया जाता है, ठीक है। और खाने का सोडा यानी जिसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका फार्मूला होता है NaHCO3। तो NaHCO3 इसका प्रयोग जो है पेट की अम्लीयता को दूर करने एवं अग्निशामक यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। अगला देखिए, धोवन सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट इसको बोलते हैं और इसका फार्मूला Na2CO3 होता है, ठीक है। तो इसका प्रयोग जो है कपड़ा धोने में हम लोग करते हैं। कास्टिक सोडा जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, और इसका उपयोग जो है अपमार्जक का चूर्ण बनाने में किया जाता है। अपमार्जक क्या, एक प्रकार का जो है सर्फ कह सकते हैं, सरफ, ठीक है, वही क्या होता है अपमार्जक, और उसको बनाने में जो है कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है। फिर है पोटेशियम नाइट्रेट, जिसका उपयोग जो है बारूद बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो बारूद बनाने में हम लोग पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं। और इस प्रकार से यहाँ तक आप लोग जो है याद रखेंगे। और इसी के साथ जो है ये पूरा का पूरा जो है अम्ल, क्षार और लवण जो है समाप्त हो गया। और आप लोग को अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक जो है अवश्य करें, लाइक ज़रूर करें, और ये अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी ज़रूर कर दें। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में आए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और इसी के साथ वीडियो को हम एंड करेंगे और फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।